ये इम्पोर्टेंट सेशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सेशन है ये 5 से 6 दिन हमारे यूपी आर्मी TG2 के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। यानी ये किसका पेपर है, हमारी यूपी आर्मी TG2 के पेपर है जो कि अभी फ़िलहाल होने वाला है, 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखना है, पूरा सेशन देखना है अंतिम तक। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है और देखना है कि कितना ही इजी क्वेश्चन इसमें भी पूछता है। बट वही है कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, सिली मिस्टेक इसमें नहीं करनी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली आपूर्ति से संचालित होती है। इस स्थिति में स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति पर घूर्णन कर रहा होगा। तो पहली बात, जो स्टेटर का फील्ड है वो किस गति पे, या स्टेटर का फ्लक्स है वो किस गति पे घूमता है, तो हमको पता है सर जी सिंक्रोनस स्पीड पर गति करता है। किस पे, सिंक्रोनस स्पीड पे गति करता है। ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं। और सर वो सिंक्रोनस स्पीड की गति कैसे पता चलेगी, तो सर सिंक्रोनस स्पीड की जो गति होती है वह NS बराबर 120 F/P चलती है। हमको ही पता क्या सर जी, NS इज इक्वल टू 120 F/P है। यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई है। 120 F की वैल्यू कितनी है सर, 50 हर्ट्ज है। P कितनी है, 4 है। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 और 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 RPM। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फार्मूला, हम फार्मूले के बारे में क्या कहें जी, फार्मूला तो ये ऐसा है कि मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो इस फार्मूले पे आएंगे ही। क्वेश्चन नहीं आएगा तो रिलेशन आएगा, रिलेशन नहीं आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कितना है तुमको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा है कि कारों में प्रयोग होने वाली बैटरी को क्या कहते हैं। जो कारों में प्रयोग हम बैटरी करते हैं उसका क्या नाम है। पहले तो सर ये सेकेंडरी सेल में आते हैं कारों में बैटरी, क्योंकि देखते हैं बार बार डिस्चार्ज और चार्ज होता रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते क्या है हमारी, सर ये हमारी होती है लेड एसिड बैटरी। क्या होती है, लेड एसिड बैटरी होती है। देखो निकल कैडमियम की बात करें, जिंक कैडमियम या जिंक ऑक्साइड, ये भी जितने भी होते हैं ये भी क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल में ही आते हैं। यानी इनको भी रिचार्ज या डिस्चार्ज बार बार करते हैं, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मगर हम प्रयोग किसका करते हैं, लेड एसिड बैटरी का करते हैं हमेशा, इसको याद रखना। ठीक है, कितना मिलता है लेड एसिड बैटरी में अगर बात करें तो कितना मिलता है सर, 2.2 वोल्ट पर सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है पर प्लेट। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीव्र चलित चुंबकीय प्रोत्थापन रेलगाड़ियों में किस सिद्धांत पर काम करता है। जो तीव्र चलित चुंबकीय प्रोत्थापन रेलगाड़ियाँ होती है, यानी जो एक्सेलरेटेड यानी जो तेजी से चलने वाली इंडक्टिव जो रेलगाड़ियाँ होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो हमेशा रेखीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, लीनियर, एक नाम तुम पढ़ोगे लीनियर इंडक्शन मोटर, जब सिंगल फेज पढ़ोगे तो उसमें लीनियर इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। और वो भी हम कहाँ प्रयोग करते हैं, चाहे तो ट्रैक्शन में प्रयोग करते हैं उसका। ठीक है, और उसका प्रिंसिपल क्या होता है सर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी रेखीय विस्थापन पे काम करता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जब ऑफलाइन बैच में चलेगा डिस्प्लेसमेंट तो वहाँ बस के बच्चे देखेंगे कि इसमें क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी लीनियर विस्थापन पे कार्य करता है। ठीक है, और रेखीय प्रेरण यानी रेलगाड़ियों में से भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक प्रेरण प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का हिस्सा नहीं है। देखो कौन कौन सा भाग हम जानते हैं कि सर होता है। सर पहला तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, एल्युमिनियम की डिस्क होती है, रोटर डिस्क, हाँ सर, जिसमें क्या होता है हमारी क्रीपिंग का दोष होता है। ठीक है, जिसमें दो साइड अपोजिटली क्या करते हैं, छेद करते हैं। डिस्प्ले डायल होता है जिस पर डिस्प्ले होता है, तो जो डिस्प्ले भी होता है। ब्रेक मैग्नेट भी होता है, हाँ सर, ब्रेक मैग्नेट भी होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है सर, फॉस्फोर ब्रांच भी होता होगा। ठीक है, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ नहीं होती है, स्पिंडल तो होता है। देखो स्पिंडल होता है जो कि एल्युमिनियम का बना होता है, यानी जो सुई होती है वो एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है, जो पहले आती थी कौन वाली, किसकी बात कर रहे हैं, जो एनालॉग आती थी, डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं होता। मगर वार्म गियर वाली नहीं प्रयोग होती, वार्म गियर वाली नहीं आती है। ठीक है, इसको याद रखना, वार्म गियर वाली स्पिंडल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसको याद रखना। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का नियम किस पे लागू होता है। देखो किरचॉफ का नियम तभी पे लागू होगा थी, एक्टिव एलिमेंट हो चाहे पैसिव एलिमेंट हो।
ठीक है, AC हो या DC हो, मगर एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा लीनियर सर्किट पे फॉलो होता है, लीनियर सर्किट के लिए ही फॉलो होता है, यानी ये वाली चीज़ V और I का क्या होना चाहिए, रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए, इस पर फॉलो होता है। ठीक है, यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज कहें या फिर क्या कहें, हानि भी कहें तो यही है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम पता है, किरचॉफ का नियम पूछा है ना, तो हम KVL लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस पर फॉलो होता है, AC हो चाहे DC हो, एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, लीनियर हो चाहे बायलेटरल हो, सभी पे प्रयोग होता है, यानी AC या DC दोनों पे प्रयोग होता है। ठीक है, लीनियर वाली कहानी भूल जानी, वो गलत बता रहे हैं हम, वो ओम लॉ के लिए हम देख रहे थे। सही है ना, चलो इसको याद रखना, AC या DC वोल्टेज हो चाहे धारा, दोनों पे काम करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जो दो नियम पे टूटता है, ये तो पता है दो नियम पे टूटता है ना, पहला KCL दूसरा KVL, पहला KCL दूसरा KVL, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो रिएक्शन कराए हैं जी। लेड एसिड बैटरी में विसर्जन के दौरान क्या होता है, दोनों ही जो प्लेट होती हैं वो क्या हो जाती है, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। केवल कैथोड को PbSO4 में रूपांतरित किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। एनोड और कैथोड दोनों Pb2SO4 नहीं होता है, PbSO4, यानी यहाँ पे ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो सही हो जाता। ठीक है, यानी ये भी गलत है। केवल एनोड को नहीं, एकदम नहीं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिस्चार्ज कंडीशन में बात करें, डिस्चार्ज कंडीशन में तो दोनों क्या होते हैं, लेड सल्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिस्चार्ज की कंडीशन में जब चार्ज होता है तो पॉजिटिव हमारा PbO2 हो जाता है और निगेटिव Pb हो जाता है जब चार्ज होता है तब, मगर डिस्चार्ज में दोनों PbSO4 हो जाते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, लेड सल्फेट जिसको बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें तुमको ये करना पड़ेगा कि सर पेपर हार्ड आया था, नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा हमको नंबर, क्योंकि भी सभी के सभी क्या है, इजी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो इजी है जी। वह मोटर किस प्रकार का मोटर होता है जिसमें स्टेटर को सिंगल फेज वाइंडिंग प्रदान की जाती है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग केवल प्रारंभिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। हमको पता है सर जी, स्प्लिट फेज होता है, स्प्लिट फेज में भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग करते हैं। और हमको पता है स्प्लिट फेज किस में आता है, जिसमें रनिंग और स्टेटर वाइंडिंग दोनों क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ठीक है, और जो कि दोनों ही क्या होते हैं, एक तरीके से कहें तो स्टेटर पे लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है या फिर जिसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, वो 60-70% स्पीड तक ही केवल क्या होता है, केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग जुड़ा होता है, उसके बाद उसको हटा देते हैं और केवल मेन वाइंडिंग पे ही रन करता है, जिसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सिंगल फेज सही हो जाएगा। तुल्यकालिक मोटर नहीं, अतुल्यकालिक मोटर मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, वो भी नहीं। और यूनिवर्सल मोटर तो सिंगल फेज में आता है, मगर इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र जिसका यंत्र स्थिरांक यानी इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट और इसके विक्षेपण के रूप में मापांक मेजर का मान देता है। तुमको पता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका मान हमेशा क्या होता है, नियतांक होता है, एक उसमें क्या होता है, नियतांक का प्रयोग करते हैं और उसका विक्षेपण जो होता है एक मापांक यानी गुणांक के रूप में भी किया जाता है। तो कौन होता है, केवल और केवल एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें कोई एक तरीके से कहें तो जैसे आइडियल की बात नहीं करते हैं, एक आइडियल को रूप भी कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्थिरांक हुआ और उसके विक्षेपण के रूप में मापांक मेजर किया जाता है। जैसे डिफ्लेक्शन होगा तो डिफ्लेक्शन इसमें मेजर किया जाता है। और एक क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कांस्टेंट, जो इसमें प्रयोग किया जाता है, किसमें, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सर्किट में डाले गए एलिमेंट का एक टुकड़ा जब पिघलता है तो उससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है और इस तरह परिपथ को वियोजित कर देता है। तो हम जानते हैं क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर जी किटकैट फ्यूज बोलते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो सर जी किटकैट फ्यूज जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, किटकैट फ्यूज होता है, इसका नाम होता है किटकैट फ्यूज। इसमें क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, हीटिंग जूल्स लॉ के सिद्धांत पे काम करता है, यानी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। करंट ज़्यादा हुई तो I² के कारण वो पिघल के हट जाएगा और हमारे सर्किट को ब्रेक करता है। K बराबर I बराबर KD3/2, इसको याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाली फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा था। 3/2 लिखे या 1.5 लिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, ये हमारा फ्यूज होता है। क्या होता है सर, फ्यूज होता है, जो बहुत सस्ता होता है। ठीक है, और बनस्पत जितने दिए सबके सस्ता यही होता है, फ्यूज ही हमारा। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धारिता परिपथ है, शुद्ध धारिता यानी कैपेसिटिव है, उसमें बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर का अधिकतम मान क्या होगा। देखो इंस्टेंटेनियस पावर बोला, एवरेज पावर तो शून्य होता है, हमको पता है कि औसत पावर जो होता है शून्य होता है, मगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, ताक्षणिक पावर की बात करें तो वो कभी शून्य नहीं होता है। वो कितना होता है तो सर हमको पता है पावर इक्वल टू VRMS IRMS, ठीक है, cos फाई, अगर cos फाई नहीं दिया है तो इसको रहने देते cos फाई, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तब मगर फिलहाल इसको हटा देते हैं। शुद्ध धारिता की बात कर रहा है तो VRMS IRMS की बात करते हैं, केवल IRMS की बात करते हैं। तो VRMS बराबर क्या होगा तुमको सर जी पता है, Vm/√2 होता है, Vm/√2 होगा। और IRMS क्या होगा सर, Im/√2 होगा। देखो Vm Im हो गया, √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसको चाहे तो इसको हटा के केवल और केवल हम 2 भी लिख सकते हैं, यानी Vm Im/2 हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। याद रखना ये इंस्टेंटेनियस पावर बोल रहा है इसलिए ऐसी कहानी हो रही है, ठीक है। अगर एवरेज पावर बोलता है तो हम ऑप्शन सी की तरफ भागते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर है, हमको पता है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो लीडिंग पे भी चल सकता है, लैगिंग पे भी चल सकता है, यूनिटी पावर फैक्टर पे भी चल सकता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल जो हम रोटर में सप्लाई देते हैं डीसी, उसके कारण हम क्या करते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं पावर फैक्टर को। बोला क्या है कि तुल्यकालिक मोटर में अलग अलग उत्तेजन प्रकारों के संबंध में यूनिटी पावर फैक्टर को निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर को निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। देखो यूनिटी पावर फैक्टर कब प्रदान कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। जब बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए डीसी में, तब यूनिटी पावर फैक्टर होता है। देखो ये जो दिया है तुम्हारा ना EB > V, ये तुम्हारा किसके लिए होता है, ये तुम्हारे ओवर एक्साइटेड के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, ये किसके लिए होता है सर, ये ओवर एक्साइटेड के लिए होता है, सही है ना। और ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा यूनिटी के लिए, यानी इकाई पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं। ये सर होता है ओवर एक्साइटेड, और सर ये जो होता है हमारा अंडर एक्साइटेड होता है। ये तीनों कहानी याद रखना, यहाँ पे ये गलत दे चुका है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 ओम का शुद्ध प्रतिरोध है, 100 माइक्रोफैराड का शुद्ध धारिता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस श्रेणी संयोजन में 100 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जोड़ा गया है, तो प्रतिबाधा कितनी होगी। देखो केवल और केवल इम्पीडेंस पूछा, ये VI तो काम अपने हिसाब से किया है फंसाने के लिए, मगर सिंपल पूछा है कि Z और एक हमको R मिला है जो कितना है 50 ओम है, दूसरा हमको क्या मिला है फैराड मिला है, कैपेसिटेंस मिला है जो कितना है 100 माइक्रो फैराड। इसको जब XC की वैल्यू निकालोगे तो XC बराबर कितना हो जाएगा सर, 1/2 पाई FC। F की वैल्यू 50, C की वैल्यू ये दी हुई है, यहाँ से XC की वैल्यू निकालोगे और हमको पता है सर जी इम्पीडेंस बराबर होता है, तो Z बराबर रूट में R² प्लस XC का स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा ना, प्लस XC का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू निकल के आएगी ये प्राप्त होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, 1/2 पाई FC वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, तुमको कितना प्राप्त होगा 59.40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इजी क्वेश्चन था। चलो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N दिया गया है, कैसे सॉल्व होगा, N निकालना है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N निकालना है। हमको पता है कि सर N बराबर क्या होता है, तो जो होता है N बराबर V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1, ये किसके बराबर होता है K के, ठीक है। और एक और होता है क्या I1/N2
I2, जैसे इसका उल्टा रहता है, क्योंकि करंट जिसमें बढ़ता है वोल्टेज उसी में घटता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो तुमको आंसर क्या मिल रहा है, तुमको साफ साफ दिख रहा होगा सर हमारा केवल और केवल यही सही है और बाकी सब गलत है। यानी किसका होता है, I1/I2 का रेशियो होता है, I1/I2 का रेशियो होता है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में निम्न में से क्या सही है, ट्रांसफार्मर के बारे में निम्न में से क्या सही है या क्या गलत है पूछा है। ठीक है, क्या गलत है, देखो क्या होता है, यह आवृत्ति में परिवर्तन के बिना शक्ति स्थानांतरित करता है, एकदम सही बात है सर। बिना फ्रिक्वेंसी के वेरिएशन की क्या करता है, ये पावर ट्रांसफर होता है। दूसरी, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के साथ पावर स्थानांतरित करता है। ठीक है, पावर स्थानांतरित करता है, चेंज नहीं करता है, याद रखना। पावर स्थानांतरित करता है और किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, एकदम सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा, यह एक परिपथ से दूसरे परिपथ में पावर स्थानांतरित करता है। ठीक है, स्थानांतरित मतलब देखो समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देना, स्टेप अप या स्टेप डाउन कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, केवल केवल स्थानांतरित कर दे रहा है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब ऑप्शन डी देखो, यह फ्रिक्वेंसी में मामूली परिवर्तन करता है, एकदम गलत। ये कभी मतलब स्थानांतरित की बात तो करो मत, सॉरी चेंज की तो बात करो मत। फ्लक्स हो गया तुम्हारा, फ्रिक्वेंसी हो गया, पावर हो गया, ये सब केवल स्थानांतरित होते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, स्थानांतरित देखो यहाँ पे स्थानांतरित मतलब केवल ट्रांसफर कर देना होता है, परिवर्तन होता है तो वहाँ पे साफ साफ बोल देता है कि परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, गलत दिया है इसमें, और यही आंसर, इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको सिली मिस्टेक्स में काउंट किया जाता है। देखो ये तो आज ही चला जी ऑफलाइन बैच में, आज ही ख़त्म हुआ है। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू सिम कनेक्शन इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो हम पढ़ते नहीं है या फिर क्लासीफाई नहीं किया गया या फिर एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे देखो इंटरकनेक्टेड सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट यही होता है। फिर उसके बाद क्या बेस्ट में आता है, ये होता है। फिर लास्ट में सबसे बेस्ट क्या होता है, ये होता है। एक तरीके से कहें तो बेकार भी होता है, मगर क्या करें, पूर्वज प्रयोग करते आ रहे हैं तो पढ़ना पड़ता है। मगर इस ऑप्शन डी के बारे में देखोगे तो ऑप्शन डी तुम कहीं नहीं पढ़ोगे, ऑप्शन डी सबसे बेकार है, कहीं नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, सिक्वेंशियल सिस्टम, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, मगर सही आंसर इसका यही है। चलो, रिपल्सन मोटर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, रिपल्सन मोटर जो कि क्या है, हमारा सिंगल फेज मोटर है। ठीक है, इसको याद रखना। यह उच्च गति को छोड़कर कम शक्ति गुणक होता है, सही है। शक्ति गुणक क्या होता है, कम ही होता है ना, पावर फैक्टर जितने सिंगल फेज होते हैं लगभग कम ही पावर फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें उच्च गति होती है। ठीक है, उच्च गति को छोड़कर कम शक्ति पावर होता है, शक्ति गुणक होता है, एकदम सही बात है। ठीक है, ये एकदम सही। इसमें ब्रश पर स्पार्क करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ब्रश जहाँ पे होगा स्पार्किंग होगी होगी जी, सिंपल सी बात है। लोड में परिवर्तन के साथ गति बदलती है और शून्य भार पर नो लोड पर खतरनाक रूप से उच्च गति होती है, एकदम सही है। इसकी थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक तुम देखोगे, पावर फैक्टर को छोड़ा कर, सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क को छोड़ाकर, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, नहीं तो लगभग ये डिस्क सीरीज की तरह होता है कि नो लोड पर चला हुआ तो क्या होगा, इन्फिनिटी स्पीड प्राप्त होती है। मगर लोड परिवर्तन होने पर स्थिर गति रहती है, एकदम नहीं। ठीक है, ये किसका काम है, लोड परिवर्तन होने पर स्थिर गति रहती है, ये होता है हमारे सिंगल फेज सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, जो कि क्या है हमारे हिस्टैरिसीस मोटर है या रिलक्टेंस मोटर है। रिलक्टेंस कुछ हद तक क्या करेगा, उसके लोड को संभाल लेता है, तुम बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, हम नॉर्मल चलते रहेंगे, मगर ज़्यादा कर दोगे तो हम बंद भी हो जाएंगे, ये भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो किसकी कहानी होती है ये, ऑप्शन डी की। तो यहाँ पे कथन कौन सा गलत है, डी वाली है, क्योंकि स्थिर गति नहीं होती रिपल्सन मोटर की, बदलती रहती है लोड के साथ। सही है ना। चलो अगला देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सी और ई के बीच में वोल्टेज चाहिए। ठीक है, सी और ई के बीच में वोल्टेज चाहिए तुमको देखो ये कैसा है, इसको सॉल्व करो, किसके बीच में, सी और ई के बीच में चाहिए। यहाँ से ऐसे कर लो, ये सी ही है ना और यहाँ पे ई है। क्या करो यहाँ पे V1 और V2 नोड वोल्टेज मान लो, नोड वोल्टेज मान के इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नोड वोल्टेज मान के सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे V1 लगाना चाह रहे हो तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखोगे सर यही ना, तो देखो 9 और 6 किस में है, ये 9 और 6 किस में है सर, सीरीज में, तो 9 6 15 हो जाएगा, तो लिखोगे V माइनस 20/15, एक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, वैसे सॉल्व हो जाएगा सही है, मगर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, श्रीमान ओम में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो जाएगा, प्लस एक ये शाखा है कि ये शाखा, सारी धारा को 12 निकाल लें। ठीक है, नोडल लेने से नोडल लगा रहे हैं, ठीक है ना, सही है। फिर क्या हो जाएगा V1, अच्छा ये 1 है ना, V1/5, V1 माइनस VC भी है ना,
VC, क्योंकि ये वोल्टेज निकालना है ना, वोल्टेज पे तो VC मान लेते हैं। VC हो गया ये। फिर तीसरा करो क्या हो जाएगा, तीसरा निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक इधर भी तो धारा जाएगी, एक इधर एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन कितना हो जाएगा V1 माइनस V2 माइनस 10 वोल्ट, ऐसे करके बराबर 0 को दिखा देना। यहाँ पे तुमको एक समीकरण वैल्यू नहीं निकलेगी जी, क्योंकि 3 वैल्यू अननोन है, V1 है, VC है और V2 है, तो तुमको एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यानी समीकरण बनेगा। फिर दूसरा समीकरण तुम यहाँ से बनाओगे, 2 समीकरण बना के इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं हम, इसके अक्रॉस तुमको जो वोल्टेज है वो पता चलेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे करते हैं, समय लगता है मगर लगेगा, नोडल लगाओगे तो जल्दी आसान हो जाएगा। लगाने को तुम सुपर पोजीशन भी लगा सकते हो, मगर क्या होगा इसमें टाइम पास होगा। सही है। अगला देखो, वही है, देखो पीछे भी एक क्वेश्चन पूछा था, मगर पीछे गलत किया था, यहाँ पे सही किया है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, ये कंडीशन देख रहे हो, ये कंडीशन था ना, ये भी का मान 20 से ज़्यादा है, मगर वहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर दिया था। मगर यहाँ पे क्या होता है, ओवर एक्साइटेड मोड में काम करता है, और पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लीडिंग बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर सर लीडिंग हो जाएगा। देख रहे हो वहाँ पे क्या गलती हुआ था, वहाँ पे एक नंबर आयोग देगा, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, ये लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। सही है ना। चलो आई होप समझ में आ गया होगा अब वहाँ पे क्या गलती थी। नेक्स्ट देखो, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में निम्न से कितने कोर का संभावित संरचना नहीं है। ट्रांसफार्मर जब बनाते हो कोर टाइप ट्रांसफार्मर, उसमें कितने कोर नहीं पाए जा सकते हैं। देखो एक कोर हमेशा नहीं होता है, जब भी होगा कम से कम एक क्लोज पाथ बनाएगा, जो मैग्नेटिक परिपथ कम से कम एक पाथ बनाएगा, जिसमें तुमको दो लिम्ब, कोर लेग की बात करो तो सिंपल लिम्ब पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, जिस पर वाइंडिंग की जाती है, तो कम से कम तुमको 2 लिम्ब की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 2 लिम्ब की आवश्यकता तुमको पड़ती है, ठीक है। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब देखो जैसे सेल टाइप हो गया, सेल टाइप में कुछ इस प्रकार की होती है, सही ना, एक ऐसे होता है, एक ऐसे ये सर्किट बनता है, एक ये सर्किट बनता है, 2 मैग्नेटिक सर्किट बनता है, ठीक है। तो कितने लिम्ब, 1 लिम्ब, 2 लिम्ब, 3 लिम्ब, इससे ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा, यानी 2 से ज़्यादा होगा कम नहीं होगा। सिंगल कोर लिम्ब कभी भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, सिंगल कोर लिम्ब कभी भी प्रयोग नहीं होता है, इसको याद रखना है। सही है। चलो अगला देखते हैं, निम्न में से कौन ओवरहेड लाइन में लाइन सपोर्ट का वांछनीय गुणधर्म नहीं है। मतलब क्या चीज़ होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, वही पूछा है। इसमें तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था सर, बाकी सब हो जाना चाहिए था, ठीक है। चलो किफ़ायती होना चाहिए, कौन कहता है किफ़ायती नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि किफ़ायती हो, ठीक है सर, किफ़ायती होना चाहिए। यांत्रिक सामर्थ्य की हानि के बिना भार में हल्के हो, सही बात है सर, हल्के होने चाहिए, मगर उसके कारण, हल्के होने के कारण हल्का बनने को बन जाएगा, मगर के कारण उसके यांत्रिक दृढ़ता पे यानी उसकी मैकेनिकल शक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यांत्रिक सामर्थ्य एकदम 1 नंबर होना चाहिए, एकदम सही था, क्योंकि पूरा का पूरा भार तुम्हारे कंडक्टर इंसुलेटर का होते पे होगा। तीसरा, वजन और पवन लोड पर टिके रहने के लिए उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, ये भी सही है कि जब हवा चले या फिर जब कोई कॉपर ऊपर का, फिर जो तुम्हारे जो तार लगे हैं उसका जो लोड है वो संभाल सके। अब देखो एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पोर्टेबिलिटी ये नहीं है थोड़ा, ठीक है। एक बार लग गया जी कहीं तो तुम बार बार उसको बदलते रहोगे नहीं, तो ये चीज़ क्या है, उसका गुण नहीं है, ये एक जगह फिक्स हो गया तो हो गया। देखो एक चीज़ समझ लेना क्या कहना चाह रहे हैं, इस जगह से उठाकर एक बार यहाँ से ले आए वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ ले आए कोई दिक्कत नहीं है, ले आए, मगर जब एक बार लग जाए तो फिर बार बार इसकी पोर्टेबिलिटी ना हो, कि मतलब पोर्टेबिलिटी मतलब बार बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत हो सकती है, तो 75 बार बदलने की जरूरत नहीं, एक बार कहीं से उठा के लाए, जहाँ लगाना है वहाँ पटक दिए, फिर अपना काम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बार बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का गुण भी नहीं रहेगा, तब भी चल जाएगा, ठीक है, यानी ये उतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ठीक है। समझ में आया, वांछनीय मतलब जो चीज़ हम चाहते हैं, तो वो गुण क्या है, यही बी वाला न हो, और बाकी पहला दूसरा तीसरा तो ये तो पक्का होना चाहिए, एक बार महंगा हो जाए चल जाएगा, मगर ये 3 चीज़ होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया तो अब उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखो ऑफलाइन बैच का तुमको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जितना ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जा रहा है पूरे का पूरा क्वेश्चन इसमें फंस रहा है, ठीक है, और यही नहीं आने वाले क्वेश्चन में भी फंसेगा तुम्हारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, ये भी गारंटी दे रहे हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।